दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के भिवानी डिस्ट्रिक्ट की तहसील लोहारू के गांव ढाणी लक्ष्मण की बेटी मनीषा की मौत का मामला आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इस मामले को 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मनीषा की मौत के गुनहगार कानून की पहुंच से दूर हैं। अब यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस मामले की गुत्थी पूरी तरह से उलझी हुई है। दोस्तों, आज हम इस केस के हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। एक एक फैक्ट और एक एक एविडेंस को बारीकी से एनालाइज करेंगे। इसके बाद आप खुद इस बात का अनुमान लगा लेंगे कि असली गुनहगार कौन है। इस केस पे चर्चा करने से पहले एक दूसरे केस का एग्जाम्पल देना बहुत ही ज़रूरी है। वह केस भी इस केस की तरह पूरी तरह से उलझा हुआ था। याद कीजिए 8 सितंबर 2017 का वो दिन, जिस दिन गुड़गांव के भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में एक 7 साल के छात्र प्रद्युमन की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और उसका शव स्कूल के ही वॉशरूम में मिलता है। और जैसे ही स्कूल के कुछ बच्चे वॉशरूम यूज़ करने जाते हैं तो वो प्रद्युमन को खून में सना देखकर डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बच्चों का शोर सुनकर वहाँ नज़दीक खड़ा स्कूल का बस कंडक्टर अशोक कुमार भागकर वहाँ पहुँचता है और यह सोचकर कि कहीं ये बच्चा जीवित तो नहीं है, उस बच्चे के शव को उठाने का प्रयास करता है। इसी दौरान बच्चे के शरीर से निकलता खून बस कंडक्टर अशोक कुमार के कपड़ों पर लग जाता है। इसके बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ और मीडिया पहुँच जाती है, जो बस कंडक्टर अशोक कुमार को दोषी मान लेती है। देश का मीडिया अशोक कुमार को शैतान, हैवान, जल्लाद और पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकारता है और यह सब देखकर पूरे देश के सामने अशोक कुमार की छवि वास्तव में ही एक शैतान की बन जाती है। दोस्तों, पुलिस ने भी इस मामले में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ उठाना ज़रूरी नहीं समझा और अशोक कुमार, जो कि पुलिस के लिए एक इजी टारगेट था, उसी को दोषी मानते हुए इस केस में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अशोक कुमार पर आरोप लगाया कि वह चाकू की नोक पर प्रद्युमन के साथ स्कूल के वॉशरूम में गलत हरकत करने का प्रयास कर रहा था। इस पर प्रद्युमन चिल्लाने लगा तो अशोक ने प्रद्युमन की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और इसके बाद पुलिस कस्टडी में अशोक को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और इस वजह से अशोक ने यह अपराध स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद अशोक को जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाता है, लेकिन मृतक प्रद्युमन के घरवाले पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इस केस में सीबीआई जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसके बाद हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15 सितंबर 2017 को इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई इस केस में काफ़ी गहनता से इन्वेस्टिगेशन करती है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। तो एक सीसीटीवी फुटेज में यह दिखाई देता है कि जिस समय प्रद्युमन पर वॉशरूम में हमला हुआ, उसी समय इसी स्कूल का एक छात्र वॉशरूम से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक और समस्या आ खड़ी होती है, उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं देता। उसका केवल पीठ का हिस्सा ही सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है। लेकिन इसकी ड्रेस से यह तो पता चलता है कि यह इसी स्कूल का ही एक छात्र है। इसके बाद सीबीआई ने स्कूल के छात्रों से पूछताछ की और शक के आधार पर एक 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया गया और सीन ऑफ क्राइम को दोबारा से रिक्रिएट किया गया और इसकी वीडियोग्राफी भी बनाई गई और इस वीडियो को घटना के असली सीसीटीवी फुटेज से मिलान के लिए फोरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया। लेकिन हमारे देश की फोरेंसिक साइंस लैब्स इसका मिलान करने में असफल रही और इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में फॉरेन कंट्रीज़ की फोरेंसिक लैब्स का सहारा लिया और वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रद्युमन की हत्या के समय जो छात्र स्कूल के वॉशरूम से बाहर निकल रहा था, वह यही 11वीं क्लास का छात्र था।
पूछताछ में इस छात्र ने इस हत्या के पीछे की जो वजह बताई वह भी काफ़ी सरप्राइजिंग थी। उसने बताया कि स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम में उसकी तैयारी सही नहीं थी। उसको यह डर था कि उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो स्कूल एग्ज़ाम को डिले करवाने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद 21 नवंबर 2017 को लगभग 2.5 महीने जेल में रहने के बाद स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार को जेल से रिहा किया गया और दोषी लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में सीबीआई ने सोहना के एसीपी सहित 4 पुलिस अधिकारियों को तथ्यों से छेड़छाड़ और गलत इन्वेस्टिगेशन करने का दोषी पाया और इनके खिलाफ सीबीआई अदालत पंचकुला में चालान पेश किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मीडिया की भूमिका पर कई सवाल उठाए, जिसने बिना किसी ठोस सबूत के एक निर्दोष इंसान को देश की जनता की नज़रों में एक राक्षस बना दिया। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में कोई भी घटना होती है तो मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया की भूमिका सिर्फ अपनी टीआरपी को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को आकर्षित करने की ही होती है। सच्चाई से किसी का कोई लेना देना नहीं होता। ये लोग हर घटना को सनसनीखेज बनाने के लिए झूठे तथ्यों का सहारा लेते हैं और देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। भारत जो कि एक भावनाओं का देश है, यहाँ जनता दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। इनको कभी इन मीडिया हाउसेस के द्वारा और कभी देश के राजनेताओं के द्वारा बरगलाया जाता है और ये आम जनता इन झूठी बातों पर विश्वास करके कभी रोड जाम करती है, कभी धरने प्रदर्शन करती है, कभी नारेबाजी करती है, तो कभी हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो जाती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है मनीषा की मौत के मामले में। इस मामले में न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स ने बिना किसी ठोस सबूत के एक अलग ही मीडिया ट्रायल चला रखी है और वो बिना सोचे समझे किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, अब ज़रा इस मामले को शुरू से समझते हैं। मनीषा के घर वालों के अनुसार मनीषा पेशे से एक स्कूल टीचर थी। वह पास के गांव सिंघाड़ी में एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा अपने गांव ढाणी लक्ष्मण से सिंघाड़ी गांव के प्ले स्कूल में पढ़ाने गई थी और इसके बाद उसको वहां पास के एक नर्सिंग कॉलेज से एडमिशन फॉर्म खरीदना था। इसलिए स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह उस नर्सिंग कॉलेज के लिए निकल पड़ती है, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। जब देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन तक खोजबीन के बावजूद मनीषा का कोई पता नहीं चला। फिर 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला। शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। परिवार का आरोप है कि गुमशुदगी की शिकायत के समय पुलिस ने मामले को हल्के में लिया और कहा कि बेटी 2 दिन में आ जाएगी। इसके बाद मनीषा के शव का पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन परिवार ने रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद 15 अगस्त को मनीषा का दोबारा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में कराया गया। इसके बाद तीसरा पोस्टमार्टम नई दिल्ली स्थित एम्स में हुआ। भिवानी पुलिस ने 18 अगस्त को दावा किया कि मनीषा ने आत्महत्या की है। पुलिस ने इस दौरान एक सुसाइड नोट भी दिखाया, जिसे पुलिस के अनुसार मनीषा के पर्स से बरामद किया गया था। परिजनों और ग्रामीणों ने इस पर विश्वास नहीं किया और कहा कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। लगातार बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने भी भिवानी के एसपी मनबीर सिंह को हटा दिया। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। अब इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दी गई है। सरकार ने इस केस से जुड़ी पूरी फाइल सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी है। सीबीआई को पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर, तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स व इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज व साक्ष्य हैंडओवर कर दिए गए हैं।
दोस्तों, इस मामले में मीडिया, सोशल मीडिया और कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिशियन अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए इस मामले को गलत तरीके से जनता के सामने पेश कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है, क्योंकि रोहतक पीजीआई में जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यह मेंशन है कि मनीषा के शव के अंदर से लीवर, किडनी, बच्चेदानी और भी कई ऑर्गन मिसिंग हैं। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालत थी। तो मतलब कोई भी बंदा ये साफ साफ नज़र, आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये एसिड अटैक था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहाँ तक मेरे ओपिनियन है वहाँ पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का सबसे टॉप ब्रूटल मर्डर केस है ढाणी लक्ष्मण का, मनीषा का। इसके पीछे असल वजह यह है कि जब मनीषा की डेड बॉडी का पहला पोस्टमार्टम जनरल हॉस्पिटल भिवानी में हुआ था, उस समय डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करते समय बॉडी के कई पार्ट्स को एज ए सैंपल लिया और उन पार्ट्स को विसरा रिपोर्ट के लिए फोरेंसिक साइंस लैब में भेजा ताकि मृत्यु के सही कारण का पता लगाया जा सके। दूसरा, मृतक की डेड बॉडी के वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पर हर जगह मौजूद हैं और उसके पिता और कुछ लोग जिन्होंने डेड बॉडी को सबसे पहले देखा, उन्होंने यह एडमिट किया है कि मृतक के गर्दन के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित था और उस पर किसी भी प्रकार की कोई चोट के निशान नहीं थे। तो जिन लोगों का यह आरोप है कि यह मामला ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का है, यह सरासर गलत है। इस तरह का भ्रम फैलाकर ये लोग इस केस को और भी ज़्यादा उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मनीषा की मौत के असली गुनहगारों तक पहुंचने में कठिनाई आएगी। दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोग बिना किसी सबूत के यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मनीषा के साथ रेप हुआ था और उसके बाद उसका मर्डर किया गया था। इंडिया में टॉप 5 अगर रेपिस्ट और गैंग रेप और मर्डर केस को अगर देखेंगे तो ढाणी लक्ष्मण का जो मनीषा का केस है, ये इंडिया का टॉप ब्रूटल मर्डर केस है। इसमें गैंग रेप भी हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। इस केस में 3 बार बड़े बड़े डॉक्टर्स की मेडिकल टीम्स के द्वारा मनीषा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया है। पहले जनरल हॉस्पिटल भिवानी में, फिर पीजीआई रोहतक में और तीसरी बार एम्स दिल्ली में। और किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं आया कि मनीषा के साथ रेप या सेक्सुअल वायलेंस की कोई घटना हुई थी। तो यह झूठी बात फैलाकर कुछ लोग इस केस को और मनीषा के इंसाफ की लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं और दोषियों को इस बात का फ़ायदा मिल रहा है। इससे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की इन्वेस्टिगेशन भी प्रभावित होती है और असली गुनहगार को एविडेंस मिटाने का मौका भी मिल जाएगा। इस केस में बिना किसी सबूत के आइडियल नर्सिंग कॉलेज के मालिक और एम्प्लॉइज़ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मनीषा उस कॉलेज से नर्सिंग एडमिशन फॉर्म लेने गई थी और वहीं पर उसके साथ रेप किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। हो सकता है दोस्तों इस बात में कुछ सच्चाई हो, लेकिन बिना किसी ठोस एविडेंस के हवा में इस प्रकार के आरोप लगाने से यह केस और भी ज़्यादा उलझेगा और दोषी कानून की पकड़ से दूर होते जाएंगे। दोस्तों, इस केस में जो प्रेजेंट एविडेंस है उससे यह लगता है कि इस वारदात में मनीषा के नज़दीकी लोगों का हाथ हो सकता है। अब इस केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ सामने आ रही हैं। मनीषा के परिवार के कुछ नज़दीकी लोगों के अनुसार मनीषा काफ़ी समय से एक लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी और इस बात को लेकर मनीषा को घर में काफ़ी कुछ सहना पड़ रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 10 और 11 अगस्त की रात को मनीषा ने उस लड़के से फ़ोन पर काफ़ी लंबे समय तक चैटिंग भी की थी। अगर इस बात में सच्चाई है तो इस बात का अंदाज़ा मनीषा के मोबाइल कॉल डिटेल से बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है और जिस लड़के से मनीषा फ़ोन पर चैटिंग या बात करती थी उस लड़के को इस केस में गवाह बनाया जा सकता है। इसके अलावा सुसाइड नोट जो कि मनीषा के पर्स से मिला है, इसके बारे में भी लोग कई तरह की कहानियां बना रहे हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि यह सुसाइड नोट फर्जी है और पुलिस ने इस केस में असली दोषियों को बचाने के लिए झूठा प्लांट किया है। इस बात की पुष्टि 2 दिन में हो सकती है कि यह सुसाइड नोट असली है या फर्जी है। हर जगह कोर्ट्स में प्राइवेट हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिल जाते हैं। उनको आप फीस पे करें और 2 दिन में वो आपको रिपोर्ट दे देंगे कि यह सुसाइड नोट मनीषा की हैंडराइटिंग में है या नहीं। मनीषा के गांव ढाणी लक्ष्मण से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर लोहारू कोर्ट है और वहाँ भी कई प्राइवेट हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स बैठते हैं। आप वहाँ जाकर इस सुसाइड नोट की सत्यता की जांच करवा सकते हैं। अगर यह सुसाइड नोट सही है तो यह सुसाइड नोट इस केस के लिए बहुत ही अहम सबूत हो सकता है। इस सुसाइड नोट में मनीषा अपने मम्मी पापा को लिखती है कि मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और वैसे भी मेरे से सभी दुखी हैं। तुम भी दुखी हो और अगला भी दुखी है। यह सुसाइड नोट इस बात की तरफ इशारा करता है कि मनीषा के घर में किसी भारी शख्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी और जिसके चलते घर में सभी लोग परेशान थे। अब यह बात मनीषा के फ़ोन की कॉल डिटेल से पता चल जाएगी कि यह भारी शख्स कौन है। अगर यह वही लड़का है जिसको मनीषा पसंद करती थी तो इस मामले में मनीषा के घर वालों से पूछताछ होनी चाहिए ताकि असली बात सामने आ सके। अगर मनीषा को किसी ने इस बात को लेकर प्रताड़ित किया है और उसको मरने के लिए मजबूर किया है तो यह अपराध भी किसी मर्डर से कम नहीं है। दोस्तों, ज़रा इस सुसाइड नोट की लिखावट को देखिए, यह भी बहुत कुछ बताती है। इस लिखावट में जो लेटर्स या अक्षर प्रयोग हुए हैं वो इंग्लिश में हैं, जबकि इसकी भाषा हिंदी है। ऐसी राइटिंग अक्सर वो लोग लिखते हैं जो मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा चैटिंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स पर इंग्लिश का ही कीपैड होता है, तो लोग इंग्लिश के कीपैड से हिंदी लैंग्वेज में ही चैटिंग करते हैं और धीरे धीरे ये लोग ऐसा लिखने के हैबिचुअल हो जाते हैं। अब ये लोग अगर कागज़ पर भी लिखेंगे तो वो सेम इसी पैटर्न में ही लिखेंगे। आज की यूथ जनरेशन में अपने दोस्तों से घंटों तक मोबाइल फ़ोन पर चैटिंग करने का एक ट्रेंड चल रहा है। मनीषा के केस में जो सुसाइड नोट मिला है उसे देखकर भी यही लगता है कि इसको लिखने वाला व्यक्ति मोबाइल फ़ोन पर चैटिंग करने का हैबिचुअल था। अगर यह सुसाइड नोट मनीषा ने ही लिखा है तो इसका अर्थ यह है कि वो मोबाइल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा चैटिंग करती थी और यह चैटिंग उस लड़के से भी हो सकती है जिसको वह पसंद करती थी और हो सकता है इसी वजह से मनीषा के घर में तनाव का माहौल पैदा हुआ हो। इस केस में सिंघानी गांव का कीटनाशक दवाई विक्रेता भी एक इंडिपेंडेंट और अहम गवाह है। उसने पुलिस और मीडिया के सामने बार बार एडमिट किया है कि 11 अगस्त को मनीषा ने उसकी दुकान से 1 लीटर मोनो कीटनाशक दवाई खरीदी थी और यह बात मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मनीषा की बॉडी से कीटनाशक जहर के अंश बरामद हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या मनीषा ने यह कीटनाशक जहर खुद पिया है या किसी ने उसे बहला फुसला कर उससे यह जहर मंगवाया था ताकि इस केस को सुसाइड का रूप दिया जा सके। दोस्तों, यहाँ कीटनाशक दवाई विक्रेता का बयान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसने अपने बयानों में बताया कि जिस समय मनीषा ने कीटनाशक खरीदा उस समय वह किसी भी प्रकार के भय या दबाव में नहीं दिख रही थी। तो यहाँ कई सवाल ये भी उठते हैं कि क्या मनीषा से यह जहर किसी और ने मंगवाया था और क्या यह जहर मनीषा को ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश की गई थी और जहर का कुछ हिस्सा ही मनीषा की बॉडी में गया और जब वो अपराधी मनीषा को पूरी तरह से जहर पिलाने में नाकामयाब हुए तो उन्होंने मनीषा का गला किसी धारदार हथियार से काट दिया। जैसा कि कई वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मनीषा का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया हो और मौके पर मौजूद लोगों के बयानों से भी यह बात साबित हो जाती है। इसके अलावा मनीषा के पिता भी बार बार अपने बयान बदल रहे हैं।
कई बार वे कहते हैं कि वो पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं, और कई बार वो कहते हैं कि इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। यह सब भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो इस केस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसे में हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बिना किसी दबाव के उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए और सच को सबके सामने लाना चाहिए। अंत में मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और बिना किसी ठोस आधार के किसी भी प्रकार का बयान न दें। इससे यह इंसाफ की लड़ाई कमज़ोर पड़ सकती है। इस केस में अपराधी आप लोगों की भीड़ को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गुमराह जनता अपराधियों और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के बीच में खड़ी है। जिस दिन जनता इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को सपोर्ट करेगी, उसी दिन मनीषा के असली गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अब यह केस सीबीआई के पास है, जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई कुछ ही दिनों में आप सबके सामने होगी और हमारी बहन मनीषा को पूरा इंसाफ मिलेगा।